मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी के सचिव श्री अमित खरे, प्रसार भारती के चेयरपर्सन श्री सूर्य प्रकाश जी, सीईओ श्री शशि शेखर और आज के इस कार्यक्रम में एक विशेष अतिथि के रूप में आई हुई हमारी स्पोर्ट्स पर्सन मोनिका बत्रा और मित्रों, जैसा बतलाया गया कि लगभग 2 वर्ष पहले उस वक्त के राष्ट्रपति प्रणब बाबू ने जो पहली पुस्तक थी मन की बात की, जो हितेश जैन और उसके सहयोगियों ने बनाई थी, उसका विमोचन किया था। सामान्य रूप से आज उसके दूसरे वर्जन का, जिसमें 50 एपिसोड्स हैं, अभी तक 53 एपिसोड्स हो चुके हैं, जिसमें से 50 इस पुस्तक में कवर्ड हैं। अक्सर तो जो इस प्रकार के कार्यक्रम हैं वो वन टाइम इवेंट होते हैं, और वन टाइम इवेंट जो होते हैं, चाहे टेलीविजन पे डिस्कशन हो या रेडियो पे चर्चा हो, और सामान्य रूप से वो अपने फुटप्रिंट्स इतने गहरे नहीं छोड़ के जाते। लेकिन कुछ विशेष बात है कि जिसकी वजह से मन की बात एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके वो फुटप्रिंट्स बने हैं, और उसमें जो प्रश्न आते हैं, जो विषय चुने जाते हैं, उनको बहुत समय बाद भी स्मरण करना यह संभव रहता है। जब कभी किसी सिनेमा या किसी सिनेमा के अंदर विशेष कुछ वाक्य हो, कोई लिरिक्स हो, कोई पुस्तक हो, कोई टेलीविजन प्रोग्राम हो, हमारे यहां इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में एक सफलता यह होती है ब्रांड की कि वर्षों और दशकों बाद उसको स्मरण करने की क्षमता लोगों की कितनी होती है। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ रिकॉल। हम में से बहुत लोग होंगे जिनको 50s और 60s का म्यूजिक याद होगा, लेकिन पिछले 10 वर्ष का याद नहीं है। और क्योंकि उनकी विशेषता थी, उसमें पावर ऑफ रिकॉल था। 50 साल पहले भी कुछ एक वाक्य सुना सिनेमा में, 1980s में और अर्ली 90s में जो दूरदर्शन पे सीरियल्स आए वो याद है, लेकिन उससे बहुत बड़े कमर्शियली सफल सीरियल पिछले 8-7 वर्षों के याद नहीं होंगे। और इसीलिए ये कारण है कि जो पावर ऑफ रिकॉल होता है, उसमें क्षमता होती है कि अपने फुटप्रिंट्स ऐसे छोड़ जाए कि उसमें कही हुई बात एक चर्चा का विषय बन जाती है। एक वक्त था कि रेडियो बहुत पावरफुल मीडियम था। रेडियो पे जो समाचार आते थे अंग्रेजी या हिंदी में, और स्वाभाविक है कि अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के लिए भी ये सही होगा, रेडियो पे जो कमेंट्रीज आती थी स्पोर्ट्स की, लोग उसी को सुनते थे। और मेरी पीढ़ी के जो लोग हैं वो भाषा को बोलने में, लैंग्वेज को बोलने में, उस वक्त के जो न्यूज रीडर्स होते थे या टेलीविजन रेडियो कमेंटेटर्स होते थे, अपनी भाषा की फ्लुएंसी और एक्सेंट उससे सीखते थे। और इसलिए जो लोग बायलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल हैं,
उसमें उस वक्त के रेडियो का सबसे अधिक प्रभाव था और रेडियो की ज्योग्राफिकल रीच भी बहुत अधिक थी। रेडियो एक एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा साधन था। और इस वजह से जब टेलीविजन आया तो बहुत लोगों को लगा कि रेडियो का अब वो महत्व नहीं रहा। लेकिन मैंने पुराने वरिष्ठ जो लोग होते थे, माननीय अटल जी जब भी ट्रैवल करते थे या घर में होते थे तो उनका ट्रांजिस्टर छोटा हमेशा उनके साथ रहता था। वो न्यूज उसी पे सुनते थे क्योंकि उसी की न्यूज केवल आज की न्यूज की तरह वन आइटम एजेंडा सेटिंग न्यूज नहीं होती थी। देश में 20-30 स्थानों पर क्या हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या हुआ है, स्पोर्ट्स में क्या हुआ है, इकोनॉमी में क्या हुआ है, राज्यों में क्या हुआ है, आपको वो सारा ज्ञान देता था और आपके पूरे व्यक्तित्व निर्माण के लिए उसका बहुत बड़ा रोल होता था। और राजनीतिक लोगों को भी अपने कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी पड़ती थी। अगर हम इस देश के पिछले 100 वर्ष के इतिहास में जाएं, और मुझे लगता है कि जो लोग मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स हैं वो एनालाइज करें, गांधी जी जैसा एक सरल वक्ता, वो बहुत कोई फोर्सफुल स्पीकर नहीं थे, लेकिन सरल भाषा में ऐसे शब्दों में बोलते थे और उनके विचार ऐसे होते थे कि उनकी छाप और फुटप्रिंट वर्षों तक चलती थी। यूनाइटेड स्टेट्स में अब्राहम लिंकन के बारे में कहा जाता है बहुत बड़े पावरफुल ऑरेटर नहीं थे। जब उन्होंने अपना फेमस गेटिसबर्ग एड्रेस दिया तो उस वक्त लोगों को कोई असर ही नहीं लगा कि ये इतना प्रभावी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन आज भी एक स्कूल के बच्चे से पूछो कि डेमोक्रेसी की परिभाषा क्या है तो वो उसी इब्राहिम लिंकन की स्पीच में से कहता है, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, विद मैलिस फॉर नन। ये उसमें से वाक्य है। और गांधी जी ने ये तंत्र का बहुत प्रयोग किया और उस वक्त अंग्रेजों की सरकार थी। हमारा अधिकतर मीडिया रेडियो का नया नया आरंभ हुआ था, उनके नियंत्रण में था। इंग्लिश लैंग्वेज मीडिया बाय एंड लार्ज अंग्रेज संपादक हुआ करते थे। लेकिन गांधी जी का जो कम्युनिकेशन था वो एकदम आम आदमी के दिल को छोकता था। जब इसका पहला वर्जन रिलीज हुआ, मैंने ये उदाहरण दिया था कि जब गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह शुरू किया, नमक सत्याग्रह, कि नमक पे टैक्स लग रहा है, तो उसका समाचार एक अंग्रेजी के समाचार पत्र में पहले पेज पर डेली रिपोर्ट होता था और उसका कॉलम का नाम दिया था उन्होंने द क्रैंक्स कॉर्नर। और एडिटोरियली वो कमेंट करते थे कि आप नमक उठाएंगे तो उससे अंग्रेज भाग जाएंगे क्या। लेकिन जो बिल्डअप हुआ उनकी यात्रा के साथ और जब समुद्र के तट पे जाके उन्होंने नमक उठाया तो इट हैड एन इलेक्ट्रीफाइंग रिएक्शन अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। Probably one of the greatest acts of political communication.
और इसलिए बहुत कम राजनीतिक नेता हैं जिनमें इस प्रकार से डायरेक्टली लोगों के साथ कम्युनिकेट करना और बात करना ये क्षमता और ताकत होती है। अभी सूर्य प्रकाश जी ने कहा कि ये 48 वर्षों से 48 वर्षों से पत्रकारिता में हैं, तो इन्होंने तो इस बदलते युग को देखा होगा। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और अक्सर सरकारी दफ्तरों में होती थी, बाकी पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कैनॉट प्लेस के किसी रेस्टोरेंट में हो जाती थी। दिल्ली में 7-8 अखबार थे, प्रिंट अखबार थे, तो जिसमें 10 लोग आ गए आपको सुनने के लिए, एक टेबल के आसपास बैठ जाते थे, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और उनकी सर्कुलेशन भी बहुत सीमित थी। उसके बाद दूरदर्शन के समाचार हुए और फिर 90 के दशक में मिड 90s से प्राइवेट टेलीविजन चैनल शुरू हुए। पहले उसमें पैनल डिस्कशंस, कुछ न्यूज बुलेटिन्स, और उसके बाद जो कंपेटिटिवनेस शुरू हुई, उसका यूनिवर्स तो बहुत छोटा है, कि अब एजेंडा सेट करना हमारा काम है। कन्वेंशनल रोल मीडिया का था कि आप रिपोर्ट कीजिए, एडिटोरियल पेज के ऊपर अपने विचार रख दीजिए, लेकिन देश का एजेंडा हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, हम सेट करेंगे। ये जब यात्रा शुरू हुई तो फिर हमेशा रिमोट लेकर ढूंढना पड़ता है कि समाचार कहां से मिलेगा, एजेंडा तो हर जगह मिल रहा है। और मुझे याद है कि 2001 में प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तो 2002 में चुनाव था और उस वक्त वहां का मीडिया और देश का मीडिया कोई बहुत उसका मित्र नहीं था, बहुत अग्रेसिव भी था उनके खिलाफ। मैं अपनी पार्टी की तरफ से उस चुनाव का संचालन कर रहा था, तो उस वक्त भी यही रणनीति थी कि जब रिपोर्ट करने के स्थान पर एजेंडा सेटिंग है, तो इसके माध्यम से तो आप लोगों से बात नहीं कर पाएंगे। देन यू हैव टू राइज अबव द हेड्स ऑफ द इंटरमीडिएटरीज एंड टॉक डायरेक्टली टू द पीपल। और मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं आज भी जिन्होंने इस रणनीति को समझा। मैंने गांधी जी का उदाहरण इसलिए दिया कि जिस युग में मीडिया से कैसे डील करना है लोगों की कोई जानकारी नहीं होती थी, उन्होंने उस वक्त इस देश को पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए, जब शासन विदेशी हो, ऑपरेशन हो रहा हो, ये सिखलाया था। और कई राजनीतिक नेताओं ने, जो उनका समर्थन वर्ग है या आम जनता, उसके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन की कोशिश की। और शायद इसी में रेडियो का एक चयन हो। कई बार, अभी मैं यूनाइटेड स्टेट्स में था, तो मुझे जो मिलता था वो एक ही बात कहता था, वी आर कंफ्यूज्ड। When we watch CNN, we get one set of news. When we watch Fox News, we get another set of news. So which is the true news, we don't know. और ये कोई केवल देश में नहीं है, ये पूरे दुनिया के कई लोकतंत्रों में ये समस्या है। सोशल मीडिया के आने के बाद एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी ने दिया है। उसका उपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है।
जब अभी हमारी एयरफोर्स केपीके में बालाकोट तक पहुंची, तो इससे पहले कि कोई जानकारी प्राप्त करो किसी ने शुरू कर दिया, ये तो एकदम एलओसी के साथ है। और कुछ लोग जिनको मैं कंपल्सिव कॉन्ट्रेरियंस कहता हूं, उन्होंने एक नया बालाकोट ढूंढ लिया और ये भी नहीं चेक किया कि वो बालाकोट एलओसी के उस पार नहीं है, वो हमारे पुंछ में है। तो हमारी अपनी फौज जाकर अपने ही स्थान पर क्यों ये अटैक करेगी? तो ये सोशल मीडिया में एबरेशंस भी हैं। तो इसमें आज जो सार्वजनिक जीवन में लोग हैं, उनको नए नए तंत्रों का निर्माण करना पड़ता है। और इसमें स्वाभाविक है कि मैं तो ये मानता था कि जब सही समाचार क्या है इसका जजमेंट करना है, तो प्रिंट मीडिया और रेडियो के लिए इससे बड़ा सुनहरा अवसर नहीं है टू स्ट्राइक बैक एंड रीगेन इट्स स्पेस। और रेडियो का पार्ट रिवाइवल हुआ एफएम चैनल्स के माध्यम से, और ये पूरे विश्व में हुआ। और एक पब्लिक से कम्युनिकेशन करना गवर्नेंस की, क्योंकि इसकी रीच सबसे अधिक है, शायद मोदी जी ने इसको पहचाना और उनका एक स्वाभाविक नेचुरल इंस्टिंक्ट था कि इसमें जाकर हम रेडियो को एक तंत्र के रूप में प्रयोग करें और महीने में एक बार मैं सरकारी कम्युनिकेशंस करूं। उसमें राजनीतिक विषय नहीं आते, उसमें पिछले महीने के या आने वाले दिनों के जो प्रमुख विषय होते हैं, लोग उस पर अपनी प्रश्न भेजते हैं, उस पर अपने सुझाव भेजते हैं और फिर उस पर अध्ययन करना और कम शब्दों में हर एक का, ताकि 1 घंटे में पूरा विषय लोगों के सामने रख पाए। आज के पब्लिक डिस्कोर्स में, सार्वजनिक चर्चा में ये 2 चीजें भी बहुत आवश्यक हैं। द टाइम फॉर लॉन्ग वाइंडेड स्टेटमेंट्स इज ओवर। रेडियो है तो लोग चैनल स्विच ऑफ कर देंगे, टेलीविजन है तो चेंज कर देंगे, टेलीविजन है तो वो रिमोट का प्रयोग करके किसी और स्थान पर चले जाएंगे। और इसलिए आपके जो वाक्य हैं और जो उत्तर हैं वो क्रिस्प हों, छोटे हों। और पब्लिक डिस्कोर्स में कुछ लोग एक पतन लाने की कोशिश करते हैं ऐसी भाषा का प्रयोग करके जो पब्लिक डिस्कोर्स को शोभा नहीं देता। और पब्लिक डिस्कोर्स में भी कई बार एक अवसर होता है कि आप अपने शब्दों का चयन ऐसा कीजिए, अपनी आर्ग्यूमेंट ऐसे फ्रेम कीजिए, अपने तथ्य इस प्रकार से रखिए। और भाषा तो एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है लोगों के हाथ में। जो अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं वो उस भाषा में से ही शब्दों का, वाक्यों का, इडियम्स का, फ्रेज का, दे कैन क्रिएट न्यू इडियम्स, न्यू वर्ड्स, न्यू टर्न ऑफ फ्रेजेस। और कई बार वो इतने आकर्षक होते हैं कि लोगों को लगता है कि भाई ये अच्छी बात की गई है, मेरा इससे मतभेद है, लेकिन इसको पढ़ना मेरे लिए जरूरी है या इसको सुनना मेरे लिए जरूरी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि क्रिस्प हो, संक्षिप्त हो, कम शब्दों में हो, अच्छे शब्दों और अच्छे वाक्यों में हो और उसमें तथ्य ज्यादा हो,
इन सब को मिलाकर ये मन की बात का एक अनुभव है। अब वो प्रधानमंत्री हैं क्योंकि रेडियो के माध्यम से करते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया, उसकी भी पहुंच बहुत बड़ी है। जिनके पास रेडियो की सुविधा नहीं है वो अपनी बात उस मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप उस पर रूड हैं, इम्पोलाइट हैं, खराब शब्दावली का प्रयोग करते हैं, यू विल पुट ऑफ पीपल। और अगर आप तथ्य देते हैं, अच्छे फैक्ट्स देते हैं, जानकारियां देते हैं, अच्छी शब्दावली का प्रयोग करते हैं और अपना केस आर्ग्यू करते हैं, तो आपसे सहमत असहमत लोग आपके साथ एग्री करेंगे। और मैं मानता हूं कि इस देश के जो लोगों की का सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आज का भारत और सन 60 का या 60s और 70s वाला, अब लोग केवल नारे नहीं सुनेंगे, उनमें खुद जजमेंट करने की क्षमता बहुत अच्छी है। और उस जजमेंट को करना और उस जजमेंट के माध्यम से वो अपने निर्णय लेते हैं। और वो सुविधा भी बिना किसी खर्चे के आपको उपलब्ध है। तो मुझे लगता है कि आज जो ये ऑल्टरनेटिव फोरम्स ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन आए हैं, ये पब्लिक एजुकेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, इस सब का एक स्वरूप बदलने वाले हैं। और अगले 10 साल में क्या होगा, आज उसके ऊपर हम लोगों का के लिए प्रोजेक्ट कर पाना भी बहुत कठिन होगा। और ये हर क्षेत्र में उपलब्ध है। अब किसने सोचा था कि जो लोग एंटरटेनमेंट की दुनिया में हैं, म्यूजिक की दुनिया में हैं, उनके पास कन्वेंशनल रेडियो या सिनेमा या टेलीविजन के फोरम्स थे। आज यूट्यूब और नेटफ्लिक्स और जितने बाकी सुविधाएं आ रही हैं, वो एक डिजिटल मीडिया एक डिसप्रोपोर्शनेट विड्थ से उनको उनकी रीच और उनकी कमर्शियल लाइफ को एक्सपैंड कर सकता है। अब मोनिका स्पोर्ट्स की दुनिया से है। एक कारण मैं आपको बतलाऊं अपने अनुभव से, जब देश ग्रो करते हैं, इकोनॉमिकली ग्रो करते हैं, तो उनका विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी हो, एकेडमिक्स हो, इकोनॉमी हो, स्पोर्ट्स हो, टूरिज्म हो, वो भी उसके साथ साथ फिर ग्रो करता है। अब चाइना एग्जाम्पल है, जापान एग्जाम्पल है। जब वो इकोनॉमिकली प्रॉस्पर किए तो वो स्पोर्ट्स मैप पे भी धीरे धीरे आते गए। यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा था, पहले सोवियत यूनियन होता था, अब रशिया रिलेटिवली कम है। ये बिल्कुल उसके इकोनॉमिक इंडेक्स के साथ चलते हैं, जो उनका सॉफ्ट पावर भी होता है स्पोर्ट्स का। पहले लगता था कि स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैन की प्रमोशन के लिए स्टेडियम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचिंग, इंटरनेशनल कोचिंग, ये कहां से आएगी? सरकारों के पास भी इतने साधन नहीं होते थे और सोच पुरानी थी। रेडियो और दूरदर्शन होता था, उनका क्लेम था ये हमारी मोनोपोली है। तो अर्ली 90s में मुझे खुशी है, एक बात की सेटिस्फैक्शन भी है कि मैं उसके साथ जुड़ा हुआ था अपनी अर्लियर कैपेसिटी एज अ लॉयर में, कि भाई ये एयरवेव्स तो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, तो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस को अधिकार होना चाहिए अपने मैचेस टेलीकास्ट करें। ये फ्री में दूरदर्शन करेगा तो स्पोर्ट्स का टेलीकास्टिंग ही उसकी अर्निंग का साधन, इनकम का साधन बनेगा।
और उसी से ये स्टेडियम बनेंगे। और जिन खेलों ने उसका प्रयोग किया है, उन्होंने वर्ल्ड क्लास टैलेंट, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स बनाने शुरू किए हैं, और वो रिफ्लेक्ट करता है हमारी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में। वो मीडिया का, यानी टेलीविजन का विशेष रूप से, और वो अब डिजिटल मीडिया पे भी एक्सटेंड होगा, रेडियो पे भी एक्सटेंड होगा। आपको फिर सरकार के सामने नहीं जाना पड़ेगा कि आप टैक्स पेयर के ऊपर थोड़ा टैक्स और लगाइए ताकि हमें खेल खेलने के लिए समय पैसा मिल जाए। वो इसी मीडिया के माध्यम से एक इकोनॉमिक रिसोर्स बन रहा है, और पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स प्रमोशन का भी वो अपने आप में एक केंद्र बनता है। ये एसोसिएशंस करती हैं, और किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी में ये फिर जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो स्पोर्ट्स पर्सन भी उभरते हैं, उनकी ग्लोबल कोचिंग भी होती है। तो मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में, जैसे मोदी जी ने इस मीडियम का अपने गवर्नमेंटल कम्युनिकेशंस के लिए प्रयोग किया है, ये देश के लिए एक उदाहरण है कि किस कम्युनिकेशन का हम अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग करें, और फिर जो श्रोता है या पाठक है, चॉइस उसके पास सोचते ही इज द अल्टीमेट जज, ही हैज अ राइट टू चूज बिटवीन वेरियस कॉन्फ्लिक्टिंग ऑप्शंस। मुझे लगता है कि विशेष रूप से जिस टीम ने इसमें इनिशिएटिव लिया है, हितेश जी, मिश्रा जी और उनके साथियों ने, इसका दूसरा पब्लिकेशन निकालने में एक अच्छा रेफरेंस पॉइंट बनेगा, और जो इसका एक इम्पैक्ट इस देश के जनजीवन पे हुआ है, उसमें ये बहुत बड़ा आगे कदम होगा। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।